हेलो, वेलकम अगेन। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वी वर स्टडिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने ख़त्म की थी। तो एक बार फिर से गुड इवनिंग आप लोगों को कि आप लोग वापस जुड़े। स्टार्ट करना है हमें आज उसके बाद का फेस। तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हम देख रहे हैं जब वो डिक्लाइन हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके बाद जो फेज़ स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं आर्यंस का फेज़। मतलब जो हिस्टोरियंस एटलीस्ट जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो आर्यंस का फेस बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही है हमारी। संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस का उद्भव हो रहा है बहुत तेज़ी से, और एक प्रॉपर जो कहते हैं ना एक ढंग की सिविलाइजेशन जहाँ लिखे पढ़े चीज़ें हों और कोडिफाइड चीज़ें हों, कोड्स मिलते हैं। क्योंकि मेन बात इस सिविलाइजेशन के बारे में खास ये हो जाती है कि यहाँ पे हमें पहली बार देखने को मिलता है कि सब कुछ कोडिफाइड मिल रही है। हर एक चीज़ का प्रॉपर लॉ बुक्स हैं, किताबें हैं, रिचुअलिस्टिक किताबें हैं, नियम कैसे जीवन यापन करना उसकी किताबें हैं। तो हम इसको इन्हीं तरीकों से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वैदिक एज, ठीक है ना। तो जैसे इसमें लिखा है कि क्रॉनिकल ऑफ आर्यंस, वेदास, ऋग्वेदिक सोसाइटी, ठीक है ना, फ्रॉम 1500 BCE टू 600 BCE। ऑल दो बहुत डिबेटेबल है, फिर भी लेट्स स्टिक टू द एनसीईआरटी थिंग, ठीक है ना। अब आर एस शर्मा भी यही बोलते हैं, तो मोस्टली उन्हीं को फॉलो करते हैं लोग यूपीएससी एंड पीसीएस थिंग्स में। तो लेट्स स्टिक टू दिस, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऋग वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो ऋग वैदिक पीरियड वो पीरियड है जब हमें ये देखने को मिलता है कि इस टाइम पे सबसे जो यूनिक फीचर है ना ऋग वैदिक पीरियड का, वो हमारा है लिटरेरी एविडेंसेस की। मोहनजोदड़ो के पीरियड में हम देख रहे थे, या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी हम पढ़ रहे थे, उसमें हम देख रहे थे कि हमें कोई भी प्रॉपर लिटरेरी एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं कि जैसे कह सकते हैं कि लिखी पढ़ी चीज़ें नहीं मिल रही। हाँ, ऑल हमें साइंस एंड सिंबल्स मिले हैं बहुत सारे, लेकिन येट टू बी डिसाइफर्ड। और मुश्किल है डिसाइफर होना, इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कहीं ना कहीं वो सिंबल है। और सिंबल्स के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, वो बेसिकली वो भी एक जैसे बहुत सारे सिंबल्स एक जैसे नहीं मिले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर मिले हैं। तो इसलिए थोड़ा डिसाइफर डिसाइफर करना अभी तक तो नहीं हो पाया। खैर, बहरहाल आगे इसमें हमें देखना है कि ये सिविलाइजेशन जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं हमें। अब लिटरेरी एविडेंसेस में क्या मिलते हैं? वेद। वेद कंपाइल होने। अब वेद सिर्फ एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट नहीं है, रिलीजियस किताब नहीं है। ऑल्दो रिलीजन को डिनोटिफाई कर दिए, ये नोटिफाई करती है रिलीजन को, बट साथ ही में इसमें हमें ध्यान ये देना होगा कि ये बहुत सारी चीज़ों को और बताती है, जैसे कि नियम और कानून क्या उस टाइम पे होंगे, किसको क्या करना है, सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। इन सब को कहीं ना कहीं ये उस बीच में बता रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं ना वाटर शेड मूवमेंट हो जाता है हमारे हिस्ट्री में, कि हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ें। और इसको हम इस तरीके से गेस करते हैं कि ये पीरियड ऐसा है क्योंकि हमें अर्लीस्ट रिटन वेद जो हैं वो इसी पीरियड के आसपास के मिलते हैं, जो पाम लीव्स पे मिले, मतलब जो ताड़ के पत्ते हैं या पेड़ की छाल हैं, उस पे लिखे हुए वेद हमें मिलते हैं इस टाइम, इसी टाइम पीरियड में, ठीक है ना। तो अब हम इसमें हम टॉपिक देखेंगे कि लिटरेरी एविडेंसेस द वेद एंड वेदास की क्या क्या हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, और साथ में वेदों को भी ऊपर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए, सैक्रेड वेदास, जो वेद हैं ऑब्वियसली बात है वो सैक्रेड हैं, वो पूजनीय हैं, ठीक है ना। जो टर्म वेद है ना, जो वेद नाम है, वो संस्कृत का रूट वर्ड, यानी संस्कृत का जो जड़ का शब्द है विद से आता है, ठीक है ना। विद का मतलब होता है जानना, जानना। इसका मतलब होता है कि ज्ञान अर्जन करना। वेद का मतलब हो गया, वेद का मतलब हो गया ज्ञान अर्जन करना, ठीक है ना। ये आता है संस्कृत के रूट वर्ड विद से, यानी जिसका मतलब होता है जानना। तो इसका मतलब हो गया ज्ञान अर्जित करना, ठीक है ना। अब एंशियंट लिटरेचर जैसे हम वेदों की बात करें, तो इनका भी डेवलपमेंट जो हुआ एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हुआ, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करके इसका पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसका, तो जैसे हम जब वेदों को, जब हम जो आज हम देखते हैं वेदों को, तो पहली चीज में ध्यान देनी चाहिए। अब डिबेट यहीं पे स्टार्ट होता है वेदों के बारे में। वो ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि वेद का पीरियड ये है, क्यों? क्योंकि हमें उस समय लिखित प्रमाण वेदों को मिलने लगे। लेकिन उन्हीं वेदों में कहा गया है कि वेद जो हैं वो लिखे बहुत बाद में गए। उन्हीं वेदों के हमें, और जैसे हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, या फिर और भी वेदांग जो है उनका ध्यान देते हैं, तो उसमें ऐसे ही हमें ये देखने को मिलता है कि वेद जो थे
वो एक लंबे समय तक एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे पास किए गए श्रुति और स्मृति के द्वारा। श्रुति मतलब बोल, याद करके, सुन के, याद करके। श्रुति मतलब सुनना, स्मृति मतलब याद करना। तो बहुत लंबे समय तक वेद बोले जाते थे, सुनता था जो शिष्य था और वो याद करता था। तो वेद लिखे नहीं गए बहुत लंबे समय तक। तो इससे अब डिबेट ये होता है कि वेद जो है ये इनका पीरियड बहुत पहले रहा है, लेकिन लिखे इस समय गए। लेकिन वही बात है कि जब हमें वी बीइंग अ वेरी साइंटिफिक सोसाइटी, हम बात करते हैं कि एविडेंसेस की, एविडेंसेस कब मिले हमें, तो एविडेंसेस हमें इस टाइम पे मिलते हैं। नहीं तो देखा जाए तो अगर अपन पीरियड में बहुत सी चीजें, जैसे यज्ञ की हमने पढ़ा था कि यज्ञशालाएं मिली हैं, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जो कि वैदिक सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, जो या तो इनके प्रोरोगेटर वो रहे हैं या तो ये उनके प्रोरोगेटर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही दो कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो है स्टार्ट हुए ओरल कॉम्पोजिशन से, मतलब गाने से। श्रुति स्मृति, जैसे मैं बोला श्रुति 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 और स्मृति से स्टार्ट हुए, ठीक है ना। उसके बाद ये बाद में लिखे जाने लग गए, ठीक है ना, ये बाद में लिखे जाने लग गए और इनको गायनबद्ध किया गया। गायनबद्ध मतलब इनको गाने के लिए, ये देवताओं को गा के सुनाए जाते थे। जैसे कि अभी मैं बहुत जगहों पे देखता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग वैदिक जो सूक्तों का पाठ करते हैं उसको लोग जैसे बड़ा फेमस सूक्त है वेदों में हमारे कि पुरुष सूक्त है, कि जैसे मैं बहुत से शादियों में आपको एक मंत्र सुनने को मिलता होगा, ब्राह्मणों से मुखमासी द्वाहुराज अन्यस्कृत ऊर्ध्वतद् यद्वश्य पद्यगुम शूद्रो अजायत। तो अब लोग, जो मैं देखता हूं अभी जो पंडित जी लोग हैं जो हैं वो इसको ब्राह्मणों से मुखमासी द्वाहुराज अन्यस्कृत ऐसे मतलब कुछ भी पढ़ रहे थे। बट द थिंग इज दैट जो वेदों के जो ये सूक्तियां, जो सूक्त लिखे गए हैं वैदिक के, वैदिक सूक्त, इनको गा के हमेशा, इनके जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए, गायन होना चाहिए, इसमें उच्च स्वर निम्न स्वर उनका ध्यान देना चाहिए। तो वेद ऐसे कंपाइल किए गए, श्रुति स्मृति से लंबे समय तक वेद चले हैं तो ऐसे ही गए। अब इससे होता क्या है, दो फायदे होते हैं। एक तो मात्राओं में त्रुटि नहीं होती है, तो वेद यथास्थिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं जब हम किसी चीज को आराम से बोलते हैं। अब जल्दी बोला सी का मतलब समुद्र भी है, देखना भी है, लेकिन बाद हम बोलेंगे सी या सी तो वो समझ में आता है कि कौन सी सी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। जो अर्ली कंपोजर्स हैं, जो अर्ली जो जिन्होंने अर्लीस्ट कंपोज किया, इसको गाया या फिर जो कंपोज किया, ठीक है ना, वो अपने आप को आर्य बोलते थे, वो अपने आप को आर्य बोलते थे। अब ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आर्य वाला। मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला था ना कि ये लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए। अब एक बहुत बड़ा डिबेट पैदा होता है। डिबेट जब पैदा होता है तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि लोग कहते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जो साउथ इंडियंस हैं, जो अपने आप को द्रविडियंस बोलते हैं, खासकर जो राम स्वामी नायकर थे इनके, उसके बाद कि हम साउथ इंडियंस द्रविडियंस है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण में जो रावण है वो मंदोदरी उसको बार बार बोल रहे हैं कि हे प्रभु आप आर्य हैं, अनार्य जैसा कृत मत करिए। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि आर्य वही थे जो उत्तर भारत में थे, जो दक्षिण में थे। इनफैक्ट जो समुद्र के बीच में बसा हुआ आर्य समझ कह सकते हैं, आर्य वो लोग थे जो धर्म का पालन कर रहे हैं, उनको आर्य कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोग कंपोज कर रहे हैं क्योंकि वो धर्म का पालन करें तो अपने आप को आर्य बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको आर्यंस कहा जाता है। अब देखिए सबसे अब वेदों की बात अगर की जाए तो हमारे 4 वेद हैं, ठीक है ना, हमारे 4 वेद हैं, ठीक है ना, हमारे 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। उसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद आएगा हमारा यजुर्वेद, फिर आएगा हमारा सामवेद, फिर आएगा अथर्व। अथर्व बहुत बाद में, या कह सकते हैं इसको लेटर वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में आया है ये। तो ये जो 4 वेद हैं ये है। अब ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट, जिसमें 1028 सूक्त हैं, 1028 हिम्स हैं, 1028 हिम्स यानी सूक्त हैं इसमें, ठीक है ना। और इसके कंपोजर जो रहे हैं वो आर्य स्वयं रहे हैं, ठीक है ना। अब वेदों की बात की जाए तो सिर्फ वेद ही, जैसे कोई किताब है फॉर एग्जाम्पल लेट मी कि हमें कोई इंग्लिश की किताब पढ़नी, बट हमें इंग्लिश तो आना चाहिए ना उसके लिए। तो वेदों को पढ़ने के लिए पहले हमें उनके जो अंग हैं उनको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ वेद अकेले आप पढ़ के पूरे सिविलाइजेशन में पूरे वेद को समझना मुश्किल होता है। तो उसके लिए वेद हो गए, ठीक है ना,
इनके 4 कंपाइलेशन मैंने बता दिया आपको, चारों कैसे हैं, ऋग, यजुः, साम, अथर्व, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरे आते हैं ब्राह्मण, ठीक है ना। ये वैदिक रिचुअल्स जो वेद में कर्म कांड दिए गए हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि जैसे नहीं हम एनसीईआरटी जब पढ़ते थे तो साथ में एक गाइड लेते थे, एक मोटी सी, जैसे एच.सी. वर्मा हो गया या फिर आर.एस. शर्मा हो गया मैथ्स के लिए, ठीक है ना। तो इनको हम क्यों, क्योंकि उसमें बहुत, जो एनसीईआरटी में कंसाइज वे में दिया हुआ है वो इसमें देखिए किताबें मोटी मोटी होती थी, तो इसमें ना ये पूरा डिटेल्ड वे में, मतलब पूरा एक वृहद रूप से बताया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल्ड प्रोज गाइड्स होती थी जो वैदिक रिचुअल्स को या वैदिक परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करती थी, जो बताती थी। तीसरा है हमारा आरण्यक, जिसको हम जंगल बुक भी बोलते हैं, द जंगल बुक, ठीक है ना। इसको मिस्टिक फॉरेस्ट बुक्स डीलिंग विद मेडिटेशन रादर देन सैक्रिफाइस, यहाँ पे ध्यान की बात की जाती थी कि ध्यान रादर देन सैक्रिफाइस, मतलब कर्म कांड की जगह यहाँ पे ध्यान के बारे में बात की जा रही है। तो वेद, अभी सब देखिए सब वेदों के ही अंग हैं, ये सब वेदों के अंग है, मतलब वेद में हर तरीके की चीज मिल रही है आपको, कर्म कांड भी मिल रहे हैं, मेडिटेशन मिल रहा है। तो इनको आपको अकेले नहीं देखना है कि नहीं मुझे आरण्यक पढ़ना है और मुझे ब्राह्मण नहीं पढ़ना है, तो फिर अब वेद पढ़ने कोई मतलब नहीं है, दोनों साथ में आएंगे तो ही वेद को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। यही तो गलती करते हैं इतिहासकार कि किसी एक चीज को, उपनिषद पकड़ लेंगे, उपनिषद आर ग्रेट, सो ग्रेट नॉलेज हब ऑफ, व्हाई नॉट वेदास, वेदों का ही तो अंग है उपनिषद, तो क्यों नहीं, आप उनको अलग क्यों कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही जैसे हम सोसाइटी को बांटते हैं अपने, कि किसी एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, वी आर हिंदूज में बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे क्लासेस हैं, हम बांटते हैं कि नहीं हम उनको पकड़ेंगे, ये अच्छे बाकी तो बुरे थे, तो हम डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब किताब हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हम उपनिषद तो पढ़ रहे हैं लेकिन इनको नहीं पढ़ रहे हैं, अरे और सब बेकार, उपनिषद वेदांग, अरे क्या बोल सकते हैं, मतलब मजेदार थी, अरे भाई उनको ही पढ़ लो क्योंकि वो वहीं से डिराइव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उपनिषद की बात करते हैं, ये फिलोसॉफिकल्स। अब देखिए हमने कर्मकांड पढ़ लिए, हमें मेडिटेशन पढ़ लिया, लेकिन हम जब पढ़ते हैं ना कि जब हम, हमारे यहाँ पे तर्कशास्त्र बहुत बड़ी चीज थी, मतलब ज्ञान में, स्कूल में तर्क होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो वैदिक स्कूलों में क्या होता था, तर्क के ऊपर बहुत ध्यान देते थे। अब जैसे 4 लोग हैं, 4 तरह के थिंकर्स हैं, 4 तरह एक चीज, एक टॉपिक मिला आपको, मान लीजिए एक सेब को देखना है, 4 लोगों को सेब का देखने का नजरिया अलग होगा। अब जब 4 लोग 4 तरीके सोचेंगे तो जो आउटकम बन के आएगा वो कहीं बेहतर बन के आएगा, वो 4 लोगों का दिमाग काम कर रहा है ना उस पर। तो ऐसे ही जो उपनिषद थे ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हुआ करते थे, यहाँ पे जो आपस में बातचीत हो रही है, जो फिलोसफीज, अलग अलग ऋषि, अलग अलग मुनि हैं, अलग अलग जो देव हैं, गंधर्व, मनुष्य हैं, वो दे रहे हैं, उसके ऊपर इनको बनाया गया है, ठीक है ना। और ये मस्तिष्क के विकास के ऊपर बात करता है। तो ये तीनों जो हैं, ठीक है ना, ये तीनों जो हैं ये मिल के बनते हैं वेद। ये वेदों के अंग हैं, वेदांग हैं, तो इनके ये अंग कहे गए हैं, ठीक है ना। इनको हम, पहली चीज हमें इनको अकेले नहीं देखना होता है, हमें इन सबको एक मिला के देखना होता है, तब जाके हम कहीं वेद समझ पाते हैं। वही जैसे मैंने बताया कि लोग उपनिषद को वाई करते हैं, वो ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है ना। ओके, सो अगला आते हैं हम कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है ना, और इनकी भाषा जो भाषा की श्रेणी है वो कैसी है, ठीक है ना। तो इनकी जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत, वो है संस्कृत। अब पीपल से लोग, हिस्टोरियंस, आर.एस. शर्मा जैसे और हिस्टोरियंस ऐसे बोलते हैं कि इनका ट्रेस जो है वो मिलता है हमें इंडो यूरोपियन, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी ने इस चीज का खंडन किया है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का ओरिजिन माना जाता है कि इसका ओरिजिन यूरोपियन लैंग्वेजेस से है, रादर देन, मेरा मानना है कि उनका ओरिजिन इससे है, संस्कृत से है, ठीक है ना। जैसे मातृ बना मदर, भ्रातृ बना ब्रदर ना, पितृ बना फादर, तो ऐसे इनका, और संस्कृत इज मच मोर, बेसिकली बात यह है कि यूरोपियन लैंग्वेजेस का हिस्ट्री का हमें कोई ट्रेस नहीं मिलता है। तो हम तो यही बात है ना कि जिसका ट्रेस, हम एक तरफ कह रहे हैं ट्रेसेस के बेस पे हम हिस्ट्री को डिराइव करेंगे कि वैदिक कल्चर पहले नहीं था, क्यों, क्योंकि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। चलो भाई ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है ना। फिर आप किस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पे बोल रहे हैं कि संस्कृत से पुरानी और लैंग्वेजेस थी, संस्कृत कहीं और से डिराइव हो रही है, जस्ट बिकॉज आर्य इन्वेजन थ्योरी की वजह से? तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमें और किसी दुनिया के किसी भाग में संस्कृत के पिता होने का या कोई संस्कृत की माता कोई है उसका हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस बुलशिट, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब देखिए संस्कृत जो है ना, ये ग्रामेटिकल सिमिलर, अब यही जो बोल रहे हैं कि ग्रामेटिकल सिमिलरिटीज के अंदर है यूरोपियन और पर्शियन लैंग्वेजेस से, ठीक है ना। पहली बात तो संस्कृत ग्रामर जो है बहुत ही वृहद है, जैसे अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अष्टाध्यायी जो है वो बहुत ही ब्रॉड वे में संस्कृत का पूरा एक ग्रामर प्रेजेंट करता है, ठीक है ना।
तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ के ग्रुप्स की। तो जर्मैनिक ग्रुप की बात करें, ये डायरेक्टली लिंक्ड है संस्कृत से, ठीक है ना, जो नॉर्दर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती है, जिसमें कि इंग्लिश, जर्मन, स्वीडिश, यहां पे आपको लैंग्वेजेस बहुत सिमिलरिटीज मिलेंगी। तो मेरा मानना है, क्योंकि देखिए जर्मन इंग्लिश तो उस टाइम नहीं बोली जाती थी, ये फैक्ट है, क्लियर फैक्ट, हम फैक्ट की बात करेंगे। संस्कृत लेकिन बोली जा रही, बहुत पहले संस्कृत बोली जा रही है। जर्मन, इंग्लिश, स्वीडिश लैंग्वेज अभी रिसेंटली, उसके पहले तो लैटिन बोली जाती थी ना, जर्मन, इंग्लिश, स्वीडिश तो लैटिन से निकल के आई हैं। तो हाउ कैन यू से दैट कि ये पेरेंट लैंग्वेज नहीं है संस्कृत की? नहीं, संस्कृत ने इनको कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल कंट्रीब्यूशन किया संस्कृत ने इनकी तरफ। जैसे मैं बताया ना, भ्रातृ बना ब्रदर, ब्रदर, पितृ बना फादर, मातृ बना मदर, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बना ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री बना जियोमेट्री। नमस्ते लंदन देख लीजिए, बहुत सारी चीजें बोलता है अक्षय कुमार, तो वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं मूवीज वगैरह देखना, बहुत मूवीज देखना, बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि वहां पे बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। उसका ग्रीको लैटिन लैंग्वेजेस की बात करते हैं। ये देखिए दो ग्रुप्स हैं, एक ये हो गया, दूसरा ग्रीको लैटिन लैंग्वेज है, ठीक है ना, जिसको अवस्था, जो जन अवस्था है हमारा, उसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना। ये ग्रीक हो गई, इसमें लैटिन आती है, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, रोमानियन, अवेस्तन। इसकी भी पेरेंट लैंग्वेज अगर बोलूं मैं तो वो संस्कृत है। कहीं ना कहीं संस्कृत से कहीं ना कहीं बहुत ही अफेक्टेड या बहुत ही डिराइव्ड लैंग्वेज है, जो ग्रामेटिकली डिराइव कर रही है संस्कृत से। ऑल्दो संस्कृत इतना ब्रॉड ग्रामर किसी भी लैंग्वेज का नहीं है, अब तक किसी का नहीं है संस्कृत इतना ब्रॉड ग्रामर। कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, इंग्लिश को देख लीजिए, 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है ना। सीन सीन बोलते हैं, अरे भाई सीन कौन सा सीन है, आई डोंट नो। तो कई पीयूटी पुट बनता है लेकिन ब्यूटी बट बन जाता है, हाउ इज इट, मतलब इतना कंफ्यूजिंग है सब कुछ। तो ग्रामेटिकली संस्कृत इज वेरी रिच, इसके ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं। हाँ, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल है, तो तमिल और संस्कृत के बारे में ऐसा बोलते हैं कि तमिल और संस्कृत में ये होता है कि जो भगवान शिव हैं उनके डमरू से निकली दो लैंग्वेजेस हैं, एक तमिल, एक ये तमिल है और एक संस्कृत है। तो उनके जो जैसे इसका जो अष्टाध्यायी है ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर जो है वो अष्टाध्यायी है, और तमिल का ग्रामर जो है वो महेश्वरानी सूत्र है, महेश्वरानी सूत्र है। तो उसको जो है अगस्त्य ऋषि ने रचना की थी। तो ये दोनों ही डमरू के दो हिस्सों से, भगवान के डमरू जब बजाया भगवान शिव ने, तो उसके एक हिस्से से संस्कृत का ओम निकला, दूसरी तरफ से इसका क्या बोलते हैं तमिल का अ निकला था। तो ये दो वर्ड, दो जो है वो यहीं से आते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमें देखना है, तो हमें ये ध्यान देनी, संस्कृत पेरेंट लैंग्वेज है, ना कि कोई और पेरेंट लैंग्वेज होगी संस्कृत की, क्योंकि प्रमाण नहीं है। हम जब बात करेंगे प्रमाण के ऊपर, जब हमें मानने को तैयार है कि नहीं, ठीक है, आर्यन सिविलाइजेशन या फिर जो वैदिक सिविलाइजेशन है, प्रमाण के लैग की वजह से पहले नहीं थी, ये 1000 BC के आसपास आई प्रमाण के उस पे, तो ठीक है, तो आप भी प्रमाण मानो, और प्रमाण के बेस पे ये हम मान रहे हैं, ठीक है ना। ओके ओके, सो आते हैं अब डिबेट के बारे में बात करते हैं, जो मैंने बताया बहुत ग्रेट डिबेट। ग्रेट डिबेट कैसी है? ग्रेट डिबेट ये है कि ये आया कहां से, ये ना सबसे डिबेटेबल सब्जेक्ट वही कि संस्कृत पहले कि दुनिया में कोई और लैंग्वेज पहले, ठीक है। तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक, हाईली डिबेटेबल टॉपिक है कि इसका हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि आर्य कहां से आए, सेंट्रल एशिया से, यानी और यूरोप से। अब देखिए दो चीजें समझनी पड़ेगी हमें इसके मामले में। पहली चीज, अंग्रेज जब आए थे तो वो एक वेंडेटा से आए थे हमारे पास। एक बड़ी ही फेमस बुक है J. दीपक की, इंडिया दैट इज भारत करके, वो हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री को और खासकर जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो भारत में आए थे उस टाइम पे, उनके पूरे दिमाग की जो कचड़ा रहा है ना, उसको इतना खूबसूरत तरीके से वो व्याख्या कर रहे हैं उसकी, कि आपको पढ़नी चाहिए वो किताब। अगर हिस्ट्री से इतना वो है तो उसमें उसको पढ़ने के बाद और किताब पढ़ने के बाद ये हम डिराइव कर सकते हैं, अगर हम सिस्टमेटिकली देखें, कि जो अंग्रेज आए थे ना, वो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो हमारे पास प्लस पॉइंट्स थे, उनको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के लिए आए थे वो लोग। अब ये क्या कहते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ। आर्यन इन्वेजन कहने का मतलब क्या था, पता क्या, कि हम लोग यहाँ जो भारतीय लोग कमजोर थे, आर्य कहां से आए, यूरोप से आ रहे हैं, और ये जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि जो भारतीय हैं ये, इनको हमेशा रूल होना पसंद है, मतलब इनको हमेशा पसंद है कि इनके ऊपर कोई राज्य करे। कहां से आएगा वो राज्य करने वाला? सेंट्रल यूरोप से आएगा, या उसी एरिया से आएगा, वेस्ट एशिया से आएगा या यूरोप से आएगा, और इनके ऊपर राज्य करेगा। तो ये बाकायदा एक व्हाइट मैन्स बर्डन वाला जो कहानी है ना इनकी, कि जो व्हाइट्स ने सुपीरियर हैं, आर्य हैं बाहर से आए, वेस्ट से आए, वो भी इनके ही पूर्वज थे, और वो वहां से आके हम पे भारत पे आके राज्य किए, यहाँ के द्रविडियंस। और इसको अब होता क्या है, स्टूजेस मिल जाते हैं। तो इनको कुछ लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को बार 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 विस्तार किया। अब कारण गलती देखिए उनकी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम, हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुकी है,
अब बर्बाद कैसे होगी भाई, मैं कितना ही पढ़ाई कर लूंगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से, तो मैं नहीं पढ़ने दूंगा अपने बच्चों को वो सब्जेक्ट। तो उस टाइम जो नौकरी का हिसाब किताब था अंग्रेजों के अंदर में था, तो अंग्रेज उन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे थे सिर्फ जो उनके वेंडेटा या उनके आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हुआ करती थी। तो उन्होंने इन चीजों को, इन माइंडसेट्स को एक लंबे समय तक 100-150 साल तक बढ़ावा दिया। जैसे मैकॉले बोलता था ना कि हमें इंडियंस को ऐसा बनाना है कि दे विल रिमेन इंडियंस इन ओनली इन ब्लड एंड बोन्स, बट आदतें उनकी एकदम, हरकतें उनकी एकदम अंग्रेजों वाली हो जाएंगी। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न से, वेस्ट से लोग आ रहे हैं, पश्चिम से, उनको ही जस्टिफाई कर रहे हैं मैक्स मुलर जैसे लोग। उसी को हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं, गलती उनकी नहीं, क्योंकि जहां से वो पढ़ के आ रहे हैं वहां उनको यही पढ़ाया जा रहा है। ये जो अफीम है ना, वेस्टर्न अफीम, इसको चटाया जा रहा है उनको। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, ना ही रिसर्च के इतने स्कोप्स हुआ करते थे। स्कूल्स में किताबें भी वही होती थी जो अंग्रेज चाहते थे, ठीक है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, या उनको विलीफाई कर दिया गया था कि ठीक है, तुम्हें पर्दा लगा दिया जाएगा, आप नहीं आओगे। जो गुरुकुल वगैरह थे उनकी प्रणाली धीरे धीरे खत्म कर दी गई थी सिस्टमेटिकली। तो इसीलिए इस फेज की अगर हम बात करें तो इस समय जितने थिंकर्स हो रहे हैं ना, जैसे बाल गंगाधर तिलक भी एक बोलते हैं ये चीज कि ये बाल गंगाधर तिलक ये बोल रहे हैं कि आर्य जो थे ये आर्कटिक एरिया से आए, मतलब कि ग्रीनलैंड वाले एरिया से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वही पढ़ाया जा रहा है। अभी हम देखेंगे पेरियार, सॉरी क्या नाम, ईवी रामास्वामी नईकर, ये बोल रहे हैं कि द्रविडियंस जो थे वो साउथ में ओरिजिनल यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे, नॉर्थ के जो आर्यंस हैं वो बाहर से आए हैं। तो एक कहीं ना कहीं डिवाइड पैदा करे, जो अंग्रेज आज तक जो डिवाइड पैदा हुआ है साउथ इंडिया में, देखा जाए तमिलनाडु में खासकर बात किया जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं अंग्रेज रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने हमें बांटे रखा है, आज तक हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हाईली डिबेटेड टॉपिक कैसे है, ठीक है ना, कि कोई भी फिक्स, कोई भी कंक्लूडिव, कोई भी आर्कियोलॉजिकल, कोई भी लिटरेरी एविडेंसेस आज तक नहीं मिलते कि आर्यन का ओरिजिन कहां से है। इसका सिंपल वर्ड है, दे वर लिविंग हियर ओनली, वो यहीं रह रहे थे और कहीं नहीं गए थे, ठीक है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। इनका कोई कॉमन होमलैंड नहीं बताया गया। कुछ तो एविडेंस, आप बात करते हैं एविडेंस की, एविडेंस के बेस पे तो आप हमारी डेटिंग करते हो उल्टी सीधी। चलो ठीक है, उल्टी सीधी डेटिंग कर ली आपने, लेकिन इसका भी एविडेंस दे दो ना हमें, जो प्रोपाउंड कर। अभी तो हुआ है ना वडनगर में जो एक्सकवेशन हुआ, सनौली एक्सकवेशन हुआ, उसने सारा कुछ पानी फेर दिया इसके ऊपर पूरा ही। अब तो एनसीईआरटी बोलती है कि दिस इज द फॉल्स थ्योरी, ठीक है ना। सदर्न रशिया की बात की जाए तो यहां पे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि ये सदर्न रशिया से ही आए हैं, जो स्टेपीज वाला एरिया है ये वहां से आ रहे हैं, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये आर्कटिक रीजन से आए हैं, ये आर्कटिक रीजन से आ रहे हैं, जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है, जो ऊपर नॉर्वे ग्रीनलैंड वाला एरिया है, वो वहां से आ रहे हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद वही लैंग्वेज वाला कि ये खुद को मान रहे हैं कि जो संस्कृत है उसकी पेरेंट लैंग्वेज जो है वो सेंट्रल एशियन यूरोपियन, जो कि वहां भाई पता ही नहीं था उस टाइम हिस्ट्री क्या है, उस टाइम की हिस्ट्री वहां की पता ही नहीं चलती है। अर्लीस्ट हिस्ट्री जो हमें यूरोप पता चलती है वो ग्रीको रोमन हिस्ट्री पता चलती है हमें, जो ग्रीस से आती है। तो उसके पहले जब हिस्ट्री नहीं पता तो वी हाउ कैन वी से दैट संस्कृत वहां से आई है, कुछ तो ट्रेस दो ना आप हमें, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अर्ली सेटलमेंट्स की बात करते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना। अब ज्यादातर सेटलमेंट जो अर्ली वैदिक मिलती है हमें वो नॉर्थ वेस्टर्न के एरिया की मिलती हैं, यानी जो इंडस वाली जो वैली है पूरी उसके सेटलमेंट्स में मिलती है। यहाँ पे सप्त सिंधु प्रदेश इसको बोलते हैं, जो पंजाब, राजस्थान, उधर आप चले जाइए सिंध में चले जाइए, उसके बाद पाकिस्तान वाला पंजाब जो हो गया, ठीक है ना, उन एरियाज में हमें कश्मीर वाला एरिया है। तो यहाँ पे हमें जो सप्त सिंधु प्रदेश है, मतलब जो 7 नदियों का जो प्रदेश है, उसको हम बोलते हैं, वो इनका अर्लीस्ट सेटलमेंट रहा है, ठीक है ना। और इनका बेसिकली जो मेन काम था वो कैटल रेयरिंग का काम था, और ये जगह जगह चारागाह ढूंढते थे कि, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर गाय पालना स्टार्ट हो गया था, ये लोग गाय बहुत पालते। देखिए इसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बैल मिल रहे हैं, यहाँ पे लेकिन गायों की प्रभुत्वता बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इट्स जस्ट लाइक कि ये है सप्त सिंधु प्रदेश, इसके बगल में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये गाय पाल रहे हैं, बैल पाल रहे हैं, मतलब ये बैलों को प्रधानता दे रहे हैं। इट्स लाइक कि 2 राज्य हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। ओके, तो 600 BCE के आसपास, 600 BCE के पास ये पूरे, अब इस एरिया से ये पूरे उत्तर भारत में, अगर हम उत्तर भारत को एक बार बना लें, यहाँ पे लेट्स ड्रॉ दैट थिंग, मान लीजिए ये ऐसे कुछ है हमारा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे है सिर्फ, ठीक है ना, उसके बाद ये पूरे उत्तर भारत में ये पूरे फैल जा रहे हैं।
जो गंगा वैली है, जो गंगा जी की, गंगा यमुना का जो डॉब है, जो वैली, जो पूरा वहां पे ये फैल जा रहे हैं, जिसको ये बोल रहे हैं, इस पूरे एरिया को ये बोल रहे हैं आर्यवर्त। इसको बोल रहे हैं आर्यवर्त, इस पूरे एरिया को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले कहाँ मिलते हैं, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक नॉर्थ वेस्ट एरियाज में मिल रहे हैं, दैट इज दिस वन, ठीक है। उसके बाद फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब, वही। उसके बाद इनका मेनली काम क्या है, कैटल कीपिंग, और अपने आप को ये चारागाह लगातार ढूंढते रह रहे हैं, ठीक है ना, ग्रास लैंड एंड पास्चर्स। और समय के साथ साथ जनरेशन बदलने के आसपास, ठीक है ना, ये मूव ऑन कहाँ कर जाते हैं, नॉर्दर्न भारत में, नॉर्दर्न भारत में मूव ऑन कर जा रहे हैं, दैट इज गंगा वैली, जिसको ये क्या नाम दे रहे हैं, आर्यवर्त, यानी जहां आर्य रहते हों, आर्यों का गृह जो हो, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये सोचना बंद करिए, आर्य सिर्फ नॉर्थ इंडियंस थे, साउथ इंडिया में भी हर जगह आर्य होते थे। आर्य वो हैं जो धर्म में लिप्त हों, जो धार्मिक कार्य करते हो। धर्म मतलब पूजा पाठ से ही नहीं मतलब धर्म होता, धर्म मतलब जो धर्म युक्त, सत्य बोलते हो, गलत काम ना करते हो, चोरी चपाटी ना करते हो, उसके बाद और चीजें ना करते हो, तो ये चीजें, ठीक है ना, वो आर्य होते थे। उसके बाद ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कि इनका ट्रांसमिशन और क्रोनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम समझ लें, तो उसके पहले हम लोग बात करते हैं वैदिक एरा की। अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा ना कि जो पहले वेद जो ट्रांसफर होते थे वो हम ओरल फॉर्म्स में होते थे। अब देखिए डाइकोटमी देखिए, एक तो लोग कह रहे हैं कि वैदिक एरा शुरू तब हो रहा है जब वेद लिखे हुए मिलने शुरू हुए हमें, लेकिन फिर कह रहे हैं कि ओरल फॉर्म में हो रहे हैं। तो ओरल फॉर्म मतलब पहले रहा होगा ना, बट कोई बात नहीं मानते, जो सच्चाई सच्चाई है, ठीक है ना। लेकिन ये लिखे जाने लगे लेटर सेंचुरीज में। तो अर्ली वैदिक पीरियड की बात की जाए तो देखिए 1500 से 1000 बीसी तक को हम अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना। 1500 से 1000 को, जब सिर्फ ऋग्वेद हुआ करता था, जिसमें 1028 सूक्त हैं, मैंने जैसे बताया था। ये स्ट्रिक्टली ओरल रिसाइटेशन था, जिसको याद करना पड़ता था और बोलना पड़ता था। श्रुति एंड स्मृति, तो क्या था, श्रुति और स्मृति, ये दो फॉर्म्स में ऋग्वेद इस पीरियड में चल रहा है। फिर लेटर वैदिक पीरियड जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं 1000 से 600 BCE तक, जब और दूसरे वेद जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनकी रचना होने लग गई, ठीक है ना। इनको लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी ताड़ के पत्तों पे या फिर पेड़ों के छालों पे लिखा गया, ठीक है ना। और इनको बाकायदा ग्रामर के इस्तेमाल करते हुए इलेबोरेटेड टेक्स्ट में लिखा गया। अब जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी लगभग बोलते हैं 600 BC के आसपास अष्टाध्यायी लिखी गई है। लेकिन वेद तो उसके पहले हैं, और जो वेदों की अगर बात की जाए तो हम जब कोई चीज पढ़ते हैं, जब संस्कृत जैसे ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट संस्कृत है, उसमें मतलब ग्रामेटिकल एरर्स ना के बराबर, मतलब जीरो हैं। तो मतलब उनके पास वेल डेवलप्ड ग्रामर बहुत पहले रही होगी, जिसको बाद में लिखा, अष्टाध्यायी में लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ जो कड़ियां हैं ना, इनको जोड़ के जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें कुछ और ही इमेज बनती है, जो हम पढ़ते हैं उससे अलग इमेज बन के आती है हमारे मन में। तो ये चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली ऋग्वैदिक कल्चर जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश, जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स मैंने बताया था, ठीक है ना। और फिर बाद में जो अर्ली, जैसे ऋग्वेद देखा जाएगा तो ऋग्वेद में अब हम कैसे बोल रहे हैं कि ये सब सिंधु प्रदेश में ज्यादा रह रहे हैं, या इनकी रचना जो है सब सिंधु प्रदेश में हो रही है। क्यों? क्योंकि इस समय जो और नदियां हैं, जो सब सिंधु, जैसे इंडस हो गई, जैसे सिंधु हो गई, और नदियां हो गई, उनके वर्णन बहुत ज्यादा आते हैं, ना कि और गंगा या यमुना नदियों के। इन नदियों का वर्णन शायद 1-2 बार ही आता है, ठीक है ना। गंगा जी का वर्णन सिर्फ 1 बार आया है, यमुना जी का वर्णन 2 बार आया हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है ना। क्या पता यहाँ पे लोग नहीं रहते हो, या फिर रचनाएं जो इनकी हुई, इन वेदों की, उन एरियाज में हुई जहां पे, या बनाया उन एरियाज में गया जहां पे ये सब सिंधु वाला प्रदेश रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम अब बात कर लेते हैं, लाइक जो सिंधु है, सबसे ज्यादा बार नाम इसी का लिया गया है, सबसे ज्यादा बार नाम सिंधु का लिया गया है। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है, सबसे पवित्र नदी जिनको माना गया है, वो सरस्वती को माना गया है, जिसमें कहा गया है नदी तमा देवी तमा सरस्वती। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है मन में हमारे। क्वेश्चन ये आता है कि सरस्वती की पूजा तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये पढ़ रहे हैं, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने से पहले सरस्वती कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगी थी। लेकिन वेदों में क्या मिलता है, वेदों में मिलता है कि सरस्वती अपने उफान पे है, मतलब बहुत बड़ी नदी है, बहुत चौड़ी नदी है, और मतलब
ऐसे उतर रही हैं आसमान से, मतलब दे आर सेइंग दैट कि वो ऐसे चल रही है जैसे लग रहा है कि हजारों घोड़ों का रथ कोई दौड़ रहा हो, ऐसे चल रही हैं वो। एक बड़ा फेमस हिम्न है, सूक्त है विश्वामित्र का, जो सरस्वती जी को पूजा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सरस्वती जी कैसे ट्रैवल कर रही हैं कितनी तेजी से। तो ये दिखाता है कि नदी अपने उफान पे, मतलब उन बड़ी नदियों में से एक नदी होती थी जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी नदी है। जैसे ज्येष्ठ नदी जो भारत में माना जाता है वो माना था सरयू जी को, वैसे ही इनके बारे में कहा गया है नदी तमा देवी तमा सरस्वती, ऐसे करके बोला गया है इनको, सूक्त जो नदी सूक्त है उसमें कहा गया है। तो सरस्वती जी, लेकिन अब ये क्वेश्चन होता है सरस्वती जी जब खत्म हो गई थी तो वैदिक काल में सरस्वती जी वापस कैसे आ गई? तो ये क्वेश्चन मार्क फिर खड़ा कर रहा है ना टाइम पीरियड को लेके, कि सरस्वती जी पहले तो थी, इंडस वैली के खत्म होते तो सरस्वती खत्म हो गई थी, मतलब या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य झूठे हैं, या तो वो बाद में हुए हैं, या तो ये जो है वैदिक काल है ये बहुत पहले का है जब सरस्वती जी बहुत विराट रूप से बह रही थी, क्योंकि कोई नदी 2 दिन में नहीं सूखती है। आज हम सुखा सकते हैं, आज तो हम लोग दैत्य हो गए हैं आज के समय में, लेकिन तभी नहीं सूखती, क्योंकि तभी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग नदियों को रोक नहीं सकते थे, इतनी बड़ी बड़ी नदियों को। तो उसको सूखने में कम से कम 1000 साल लगे होंगे सरस्वती जी को, या ग्लेशियर कन्वर्जन या ग्लेशियल कन्वर्जन होने में। अब देखिए मेरा जो थ्योरी, मेरे हिसाब से एक थ्योरी और आती है कि वैदिक काल पहले इसलिए रहा है क्योंकि जब हम महाभारत पढ़ते हैं, महाभारत में सरस्वती जी का नाम बहुत रेयरली आता है और बहुत छोटी नदी के रूप में कही गई है, लेकिन रामायण में सी इज अ बिग नदी। अब देखिए अगर हम पीरियड की बात करें तो रामायण जो हो रहा है वो 1200 BCE के आसपास हो रहा है, जो अगर हम डेटिंग की जाए स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। महाभारत लगभग 5000 BCE के हिसाब से हो रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आइस एज कब खत्म हो रहा है? आइस एज कब खत्म हो रहा है? आइस एज खत्म हो रहा है लगभग इसी पीरियड के आसपास, ठीक है। अब हमने पढ़ा रामायण महाभारत से पहले का पीरियड जो रहा है वैदिक पीरियड रहा है। अब एक मिनट इंडस वैली को साइड कर दीजिए, उसके पहले का पीरियड जो रहा है वैदिक पीरियड रहा है। तो यहां पे हमें पता ग्लेशियर ज्यादा मात्रा में है। अब जब आइस एज खत्म हुआ तो ग्लेशियर वापस गए, पिघल गए, खत्म हो गए। तो जो मे बी जो ग्लेशियर सरस्वती जी को फीड करता था वो आइस एज खत्म होते ही वो ग्लेशियर खत्म हो गया हो, वो नदी सूख गई हो या कम हो गई, छोटी हो गई हो। इसीलिए जो एरिया है ना, जो ये एरिया है सरस्वती जी से विहीन हो गए। इसीलिए जब महाभारत काल आता है तो सरस्वती जी का बहुत छोटी नदी के रूप में वर्णन मिलता है। रामायण में बहुत बड़ी नदी के रूप में वर्णन मिलता है, खासकर तब जब भरत जी को बुलाने के लिए, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जी को बुलाने के लिए राम जी वन चले गए, भरत जी को बुलाने के लिए जब मंत्री भेजे गए हैं, सुमंत जाते हैं, तभी बहुत बड़े नदी के रूप में वर्णन मिलता है इनका। तो इन चीजों का जो हम रखते हैं ना तो ये दिखता है कि वैदिक काल बहुत पहले रहा है, लेकिन फिर भी चलिए इनकी बात मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यही पीरियड रहा है, सरस्वती जी इस टाइम पे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब और नदियों की बात करते हैं। वितस्ता, झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। असिकनी बोलते थे चेनाब नदी को, जो आज चेनाब है। परशुनी बोलते थे रावी नदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि दशराज ने युद्ध हुआ था वो परशुनी नदी के किनारे हुआ था। वो कहां हुआ था? वो परशुनी नदी के किनारे हुआ था। उसके बाद बात करते हैं पंजाब में और जो दूसरी नदी है, एक है व्यास नदी, व्यास जिसको व्यास नदी बोलते थे, विपस या व्यास बोलते थे इसको, ठीक है ना। शतुद्री, जो सतलज है उनको शतुद्री बोलते थे। तो ये नदियों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में उस टाइम पे जो राजनैतिक समीकरण था वो कैसा था, जो राजनैतिक समीकरण है वो कैसा है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर की जाए, ठीक है, तो वैदिक आर्यंस जो थे वो स्ट्रिक्टली ट्राइबल थे, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली ट्राइबल थे, हाईली डिसेंट्रलाइज थे, कोई भी केंद्रीकरण अथॉरिटी, कोई केंद्रीकरण नहीं था। मतलब जैसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो एक राजा हो जो और लोगों को रूल कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। इनके डोमेस्टिक यूनिट्स हुआ करते थे जो कलेक्टिव स्टेट के रूप में काम करते थे, ठीक है ना। सबसे बेसिक जो होता था, सबसे बेसिक जो था कुल, कुल यानी फैमिली होती थी, कुल से बड़ा जो होता था वो ग्राम होता था। ग्राम यानी विलेज, जिसको लीड कौन कर रहा है? ग्रामीणी, जिसको आज हम प्रधान बोलते हैं या फिर सरपंच बोलते हैं। उस टाइम पे ग्रामीणी इनको लीड करता था, इनका जो नेता होता था। उसके आगे विस होता था, ठीक है ना, जिसका मेन होता था विसपति, जिसका हेड होता था विसपति, ठीक है। उसके आगे होता था जन यानी कई गांवों कई विषयों को मिला के एक छोटा सा एक टाउन कह लेंगे या एक राज्य बनता था, जिसको हम बोलते थे जन। सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है ना, जिसको हेड कौन करता था? राजन,
जिसको हेड कौन करता था? राजन। तो राजा यहाँ पे, अभी यहाँ महाराज नहीं है, यहाँ राजा हैं। तो महाराज कब आएंगे? जब महाजनपद आने लगेंगे, जब उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद का काल आएगा, तो वहां पे महाराज या फिर उससे बड़े राजाधिराज, महाराज, ऐसे टाइटल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सही सही कहा ना? उसके बाद अब देखिए, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा हमें कि जो जन है या जो राजन है, ये किसी स्पेसिफिक एरिया नहीं होता था इनके अंदर, कोई स्पेसिफिक एरिया का लैंड कोई ऐसा डिफाइन नहीं होता था कि नहीं लखनऊ से लेके सॉरी यहाँ विकास नगर से लेके आप गोमती नगर तक ये आपका एक राज्य है, ठीक है ना? तो राजन जो था वो जहां पे बसते थे वो एरिया अपना मान लेते थे। तो राजन जो था उसका काम क्या था कि अपने जानवरों, गायों की, घोड़ों की और लोगों की रक्षा करना उस समय। और घोड़े और गाय तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मे भी रीजन ये है गाय का बहुत कह सकते हैं धार्मिक बहुत महत्व हो गया था। दूसरी बात घोड़े इसलिए क्योंकि घोड़े लड़ाई में बहुत काम आते थे, और घोड़े वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एनिमल्स हैं जो कहीं भी किसी टेरेन में बहुत काम आते हैं। हम पढ़ते हैं इतिहास इंसानों का, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि घोड़ों के बिना इंसानों का इतिहास ना के बराबर रहा है। तो हमें एक बार जब हम इतिहास में श्रेय देते हैं इंसानों को, तो हमें घोड़ों को बहुत श्रेय देना चाहिए, क्योंकि घोड़े बहुत ही इंसानों के वो साथी रहे जिन्होंने दुनिया को फतेह कराई है इंसानों को, ठीक है ना? चाहे वो हम पुराने प्राचीन इतिहास की बात करें, मध्य इतिहास की बात करें, या अंग्रेजों तक के समय में घोड़े रहा करते थे, ठीक है? अभी भी हमारे भारत में है ना हॉर्स की कैवलरी रेजिमेंट जो प्रेसिडेंट को गार्ड करती है, तो आज तक भी उनकी रिलेवेंस है, ठीक है ना? अब देखिए, जो राजा हुआ करते थे, उनकी एक बकायदा उनकी एक सेटअप हुआ करता था, एक प्रॉपर सेटअप होता था, ठीक है ना? देखिए, द लीडर ऑफ जन वॉज राजन, ठीक है ना? उसकी मेन ड्यूटी क्या थी? पीपल एंड द सैक्रेड कैटल, उनके पवित्र जानवरों की रक्षा करना, ठीक है ना? उनका कोई भी एरिया स्पेसिफिक नहीं था जो उनके राज्य के अंदर आता हो, ठीक है ना? इसीलिए इनको गोपति भी बोलते थे। गोपति यानी गाय के रक्षक, यानी गाय के प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल्स इनको बोलते थे, ठीक है ना? अब इनकी जो टीम होती थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती थी, उसमें एक होते थे पुरोहित, ठीक है ना? जो सिर्फ, अब पुरोहित को ऐसे नहीं लेना है कि पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ करवा रहे हैं, ऑल्दो पूजा पाठ करवा रहे हैं, जस्ट लाइक टेक एग्जांपल ऑफ वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जो थे वो इनके घर के पुरोहित हुआ, पूजा पाठ कर्म कांड में तो करते थे हेल्प, लेकिन साथ में इनके मंत्री परिषद के एक मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, ठीक है? तो हम बहुत लंबे समय तक अगर देखेंगे तो अष्टप्रधान की बात की जाए, शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधानों में भी देखिए एक पंडित राव हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे। तो क्योंकि अभी जैसे लोग कहते हैं कि जैसे हमारे यूपी के सीएम हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये तो बाबा है, साधु, इनको राज्य नहीं, अरे कैसे राज्य नहीं करना चाहिए? दे हैव द विजडम, वो राज्य करने, उनसे बेहतर कोई सीएम नहीं है भारत में, मैं देख रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जो पुरोहित है एक लंबे समय से राजा को गाइड करते आ रहे हैं, क्योंकि भाई उनके पास जो विजडम है वो सिर्फ पूजा पाठ में नहीं सीमित होनी चाहिए, वो उनको सही रास्ते पे राज्य में उनको मंत्री परिषद में बैठ के ये बताना चाहिए कि ये फैसला नीति संगत है, ये फैसला अनैतिक है, अनैतिक है। तो ये चीजें ध्यान देनी चाहिए, और मेरा मानना है कि उनसे बढ़िया मंत्री परिषद में कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये इसके स्पिरिचुअल काउंसिलर भी होते थे, रॉयल प्रीस्ट भी होते थे। सेकेंडली दूसरे थे सेनानी। सेनानी जो थे वो कमांडर होते थे आर्मी के, जो आर्मी को लीड करते थे, ठीक है ना? ऑल्दो इनके पास कोई स्टैंडिंग फिक्स्ड आर्मी नहीं होती कि नहीं मेरे पास 1000 सिपाही है जो सिर्फ सिपाही हैं जो लड़ाई करने जाएंगे, नहीं तो मैं उनको फी में पेमेंट दे रहा हूं, ऐसा नहीं होता था। इनके जो मिलिशिया वॉज रेडी ऑन बिफोर एक्चुअल वॉर। जैसे लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, लड़ाई होने वाली है, चलो जी लड़ना है, सबके घर से आदमी या जो भी हैं वो तैयार हो गए लड़ने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो मिलती है हमें यहाँ पे औरतें भी रण में बराबर भागीदार हो रही हैं। जैसे विस्पला नाम की एक औरत मिलती है हमें, जिसका युद्ध में उसका पैर कट जाता है, फिर उसके पैर को अश्विनी कुमार उसके पैरों में लोहे के पैर लगाते हैं आगे। अश्विनी कुमार वो देवता हैं जो 33 कोटि देवता हैं, उनमें से एक अश्विनी कुमार भी हैं। ये दो भाई हैं जिनको औषधियों के देवता माने जाते हैं, ये औषधियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अश्विनी कुमार उनको लगाते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, चेक ऑन मोनार्कियल रूल्स। अब राजा है, राजा के ऊपर पहली बात तो ये राजा वैसा राजा नहीं कि बेटा राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा वही बनेगा जो लायक होगा, ठीक है? तो ये वो वाला राजा नहीं है, राजा ये है जो लायक वाला राजा है, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे पॉलिटी वॉज नॉर्मली मोनार्कियल एंड द सक्सेशन वॉज हेरिडेटरी, कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, ठीक है ना? लेकिन ये कंपलसरी नहीं था, स्ट्रिक्टली मैंडेटरी नहीं था, ठीक है ना?
द किंगली अथॉरिटी वॉज सिग्निफिकेंटली लिमिटेड बाय ट्राइबल असेंबलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जो राजा की जो अथॉरिटी है, जो राजा की जो व्यवस्था है, उस पे चेक एंड बैलेंसेस लगाने के लिए उस टाइम पे और असेंबलीज और परिषद हुआ करते थे, जैसे कि एक है सभा, दूसरी है समिति। सभा समिति के बारे में कहा गया है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो हैं ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। सभा और समिति जो हैं ये दो पुत्रियां। अब जो सभा के बारे में बात की जाए तो ये एक्सक्लूसिव काउंसिल थी जहां पे सिर्फ वृद्ध लोग आते थे, ठीक है ना। वहीं पे समिति जो थी ये जनरल असेंबली थी, लोकसभा की तरह कह सकते हैं, जहां पे कोई भी कॉमन पीपल आके उसका मेंबर बन सकता था, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऋग्वेद में ये जो असेंबलीज हैं, अब बात की जाए यहाँ पे कितने क्लैंस या कितने कह सकते हैं खानदान कह सकते हैं, कितने सारे राज्य हैं, वो कितने हैं, ठीक है ना। तो इस समय हमें जब देखने को मिलता है, हमें इस समय 50 क्लैंस के आसपास, लगभग स्ट्रिक्टली बात करूं तो लगभग 30 क्लैंस के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, जो इस टाइम पे अर्ली फेज ऑफ सिविलाइजेशन जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें हमें 30 क्लैंस के आसपास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इनके जो 5 मुख्य क्लैन हुआ करते थे, जिनको हम पंचजनाह बोलते थे, वो यहां मिलते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइबल एंटिटी दैट डोमिनेटेड द पॉलिटिकल लैंडस्केप वाज भारत। सबसे इंपॉर्टेंट क्लैन जो है भरत है, ठीक है ना, जिससे भारत का नाम पड़ा, जिससे भारत का क्लासिकल नाम पड़ा, ठीक है ना, जो भारत का असली नाम है। अब ये आपस में लगातार लड़ते रहते थे, किसके लिए? पानी के लिए, जमीन के लिए और चरागाहों के लिए लगातार ये लड़ते रहते थे, ठीक है ना। अब पंचजना, 5 जो मुख्य क्लैंस हैं उनकी बात की जाए, पंचजना हैं, ठीक है ना। अब पंचजना में जो 2 हैं वो है अनु और ध्रुयु, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्टर्न जो उत्तर पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न जो सिंध वाला एरिया है, वहां पे ये रूल करते थे। उधर आ जाइए, यदु और तुर्वस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आते हैं क्योंकि ये युद्ध कला में बड़े माहिर हुआ करते थे। ये जो 2 क्लैंस थी युद्ध कला में बहुत ही माहिर क्लैंस हैं। उसके 5वें जो है वो पुरु हैं, ठीक है ना, जिससे ये 5 क्लैंस कंप्लीट होती। अब भारत के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि जो 10 राज युद्ध हुआ था, उसमें राजा सुदास हैं वो भरत क्लैन से आते हैं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ। और जो 10 राजा आ रहे हैं, जो परुष्णी नदी के किनारे हो रहा है, जो कि रावी नदी है, उस नदी के किनारे दशराज युद्ध हो रहा है, जो दशराज बैटल या दशराज युद्ध जो हो रहा है, ये परुष्णी नदी किनारे हो रहा है, जो कि रावी नदी है। और इसमें एक तरफ राजा सुदास हैं जो कि भरत डायनेस्टी से आते हैं, भरत क्लैन से आते हैं, दूसरी तरफ हैं जिनको लीड कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ, और दूसरी तरफ से हैं 10 राजा हैं और 10 क्लैंस हैं, उनको लीड कर रहे हैं गुरु विश्वामित्र। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसमें कि 10 राजा हारते हैं और ये जो अपने भरत जो सुदास हैं वो जीतते हैं और उस एरिया पे इनका पूरा प्रभुत्व हो जाता है। और ये हमें जो गुरु विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ की जो राइवलरी है, ये हमें बहुत जगहों पे विख्यात रूप से मिलती है, कोई छुपी चीज नहीं है। ये रामायण में इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कई सारी मिलती है, सिर्फ वेदों में नहीं और जगहों पे भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो रामायण महाभारत है ना, ये हमारे एपिक्स हैं, इनको हम इतिहास बोलते हैं। लिटरली ये इतिहास है हमारे। और चीजें जो ऐसे पुराण हो गए, पुराणों में हमें कुछ चीजें, क्योंकि पुराण बहुत बाद में लिखे जा रहे हैं, तो इसलिए पुराणों में हम उतने ज्यादा सटीकता से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो रामायण और महाभारत ओरिजिनल वाले वाल्मीकि रामायण और जो वेद व्यास जी का रचित जो महाभारत है, वो सटीक है एकदम। वो इतिहास, उसको हम एज ए इतिहास ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम अगला बात करते हैं, ये हो गया हमारे क्लैंस के बारे में। अब हम बात करेंगे सोशल लाइफ, इस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक जीवन है लोगों का, सामाजिक जीवन शैली है, वो कैसी है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो हमें देखेंगे इस टाइम पे पेट्रियार्क यानी पितृसत्तात्मक बेस है। इसको भी मैं चैलेंज करता हूं बहरहाल, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं पेट्रियार्कल बेस है। अभी देखिए आप खुद समझ जाएंगे पेट्रियार्कल बेस को, खुद ही थियरीज में ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पेट्रियार्कल बेस है कि नहीं बेस है, ठीक है ना। सोसाइटी वो स्ट्रिक्टली पेट्रियार्कल, मतलब जो पुरुष प्रधान जो पुरुष है वो सोसाइटी का हेड हो रहा है, ठीक है ना। विद फैमिली, मैं बता था ना
कि फैमिली बेसिक यूनिट हुआ करती थी सोसाइटी की, बेसिक यूनिट जो है फैमिली है, ठीक है ना। एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो सुप्रीम हेड है, जो मेन हेड है घर का, ठीक है ना, जिसको हम दे रहे हैं कुलपा बोल रहे हैं या गृहपति बोल रहे हैं, जिसको हम कुलपा या गृहपति बोल रहे हैं, जो फैमिली का जो मेन मेल हेड मेंबर है, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदिक अगर हम प्रेयर्स और सूक्तों की बात करें, उसमें प्रार्थना और सूक्तों की बात करें तो ये लोग स्पेसिफिकली वरदान मांग रहे हैं प्रजा के लिए, ठीक है ना। प्रजा मतलब जो हमारे आने वाले उत्पन्न होने वाले जो पुत्र हैं, और पुत्र मतलब यहां पता है, यहां पे पुत्रों के लिए वरदान मांगा जा रहा है। कुछ खासकर ऐसे हैं जैसे कि मेल्स के लिए बोला जा रहा है, खासकर देवराज इंद्र से बोला जा रहा है कि मेरे सुवीर पुत्र उत्पन्न हो, कई सारे सुवीर पुत्र उत्पन्न हो, ठीक है ना। और ठीक है, और साथ में इसके क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि जब पुत्र होगा तो वो सेना वो लड़ेगा, और किसके लिए लड़ेगा, अपनी जो उसकी फैमिली है, जो उसका विश है, जो उसका राज्य है, उसके लड़ाई करेगा। कैटल रेड्स, दूसरों की पशुओं को लेके आएगा, अपने पशुओं को नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए वो पुरुषों की कामना करते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मोनोगैमी फॉलो हो रही है, कि शादी सिर्फ एक होगी, विवाह सिर्फ एक होगा। अब देखिए कोई समझ में आएगा कि ये पेट्रियार्कल या न्यूट्रल है। देखिए दो चीजें होती है, पहली बात हमें समझना चाहिए, मैं किसी को शारीरिक रूप से कम या ज्यादा नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो प्राकृतिक बनावट है पुरुष शरीर की, मैं एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। पुरुष शरीर की जो बनावट होती है खासकर मनुष्यों में, वो कहीं ना कहीं सुपीरियर होती है महिला शरीर से। किस चीज में, मैं मानसिक बल या चीजों के बल की बात नहीं कर रहा हूं। बल कई प्रकार के हो सकते हैं, मानसिक बल हो सकता है, चेतना का बल हो सकता है, लेकिन मैं शारीरिक बल के मतलब शारीरिक बनावट, जो प्राकृतिक बनावट है उसकी बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं पुरुष जो रहे वो लेबर वर्क में, हाईली लेबर इंटेंसिव वर्क में लगे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से महिलाओं का कार्य जो छोटा, नहीं, उनका काम बहुत महान है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे शारीरिक बल की बात कर रहा हूं मैं। तो लड़ाई करने में या फिर इंड्योरेंस की बात करें तो उन कंडीशंस में, फिजिकल इंड्योरेंस में पुरुष जो है कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं महिलाओं से। इसीलिए देखिए कि लंबे समय तक सेना में पुरुषों की प्रधानता रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस एक श्रेणी में महिलाओं से ज्यादा वो है। मैं नहीं कह रहा हूं, अब देखिए पढ़ाई में आजकल औरतें हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल रही हैं पुरुषों से। तो ये चीजें हैं, जो फैक्ट है उनको एक्सेप्ट करने में कुछ भी बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये बात, जो पेट्रियार्कल का टैग लगा के ये लोग बोल रहे हैं कि ये पुरुषों की मांग कर रहे हैं लड़ाइयों के लिए, तो भाई जो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो, सामने से पुरुष आ रहे हैं, यहां से हम औरतें भेज रहे हैं, वो बड़े आराम से मार देंगे इनको। तो कुछ जगहों पे ना बराबरी नहीं की जाती। इक्विटी कैन बी डन बट नॉट इक्वालिटी इज प्रिफर्ड एवरीवेयर, ठीक है ना। इक्वालिटी एंड इक्विटी में बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है दोनों, ठीक है। तो ये पहली चीज तो यहाँ मोनोगैमी फॉलो हो रही है। देखिए औरतों की हित की रक्षा कैसे की जा रही है, ठीक है ना। मोनोगैमी मतलब एक विवाह होगा, ठीक है ना। ये जनरल डोमेस्टिक प्रैक्टिस थी जो नॉर्मली कॉमन फैमिलीज में पाई जाती थी। दूसरी चीज पॉलीगैमी की बात की जाए तो पॉलीगैमी स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड थी किनके ऊपर, सिर्फ रॉयल्स पे, एरिस्टोक्रेट्स पे और नोबल वॉरियर फैमिलीज पे। कारण इसका क्या है, पहली बात तो आप लेबर हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप उस काल में कोई एक लेबर हैं, ठीक है ना। आपने 4 विवाह कर लिया, खुद के खाने के वांदे हैं, आपके खुद के खाने के पैसे नहीं है, 4 पत्नियां ले आके 8 बच्चे पैदा करके आप ऐसे घूम रहे हैं। आज बहुत जगहों पर मिल जाता है हमें, ठीक है ना। बच्चे पैदा कर लो बहुत सारे, फिर उनको खाने का हो चाहे ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया रॉयल फैमिली, जहां रिसोर्सेज हैं, जहां पे, क्योंकि रॉयल फैमिली को क्या चाहिए, ये जो है ना रॉयल एरिस्टोक्रेटिक और ये मोनार्कियल फैमिली, वॉरियर फैमिली, इनके बच्चे लड़ने जा रहे हैं, इनको लड़ाई करनी है, तो इनके बच्चे मृत्यु भी होगी, इसीलिए इनके यहाँ विवाह को ज्यादा हो, क्योंकि जिससे पुत्र ज्यादा उत्पन्न हो सके या पुत्रियां ज्यादा उत्पन्न हो सके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है, जो बाल विवाह है वो स्ट्रिक्टली नहीं है, वो बैंड है स्ट्रिक्टली। जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो प्यूबर्टी एज अटेन होने के बाद ही, लगभग मैं बात करूं सीता जी के विवाह की, लगभग 16-17 साल में उनका विवाह हुआ था। तो लगभग वही एज है, 17-18 साल के आसपास विवाह हो रहे हैं इस समय पे, जब वो प्यूबर्टी एज अटेन कर ले रही हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट, इस पीरियड में सती नहीं हो रहा है, कोई सती की जो प्रथा है इस पीरियड में नहीं है, ठीक है ना। ऑल्दो कुछ थिंकर्स हैं, रोमिला थापर जैसे लोग जो हैं, जो पता नहीं कैसे थिंकर्स बन गए, हिस्टोरियंस बन गए, वो लोग कहते हैं सती प्रथा होती थी। लेकिन इसका बहुत सटीक उदाहरण मतलब जवाब दिया है एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन मीनाक्षी मैम है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका वैदिक चीजों को, उनकी एक बुक है सती के नाम से, द इवेंजेलिकल प्रैक्टिसेस के नाम से, मैंने पढ़ी है, मेरे पास है भी। उन्होंने उसमें सती के ऊपर ही किताब लिखी गई है।
उन्होंने बहुत अच्छा इसमें दिया कि सती का रिलेवेंस क्या रहा है और सती कैसे रही है और कैसे इसको मतलब इसको कैसे विलन बना दिया गया इस पूरी प्रैक्टिस को, ठीक है ना। ऑल्दो मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी इसको समझने के लिए अभी की प्रैक्टिस कोई चीज है और पहले वो प्रैक्टिस किस फॉर्म में होती थी, उन दोनों को डिफरेंट होता चीज देखना, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया इसको इक्वलिटी, ठीक है ना। अब जैसे इस पीरियड में हमें क्या मिलता है, अब देखिए हमने मेन का स्टेटस, अब स्टेटस ऑफ वुमेन देखेंगे और उनके इंटेलेक्चुअल्स, उस पे इंटेलेक्चुअल्स। अब देखिए हम कह रहे हैं एक तरफ तो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहीं हम बात कर रहे हैं कि विमेन्स, अगर विमेन्स के पास इतना अधिकार है कि वो घर से बाहर निकल के पढ़ाई कर रही हैं, पुरुषों के बीच में बैठ के डिबेट कर रही हैं, शास्त्रार्थ कर रही हैं, तो मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी 100% नहीं थी। जस्ट बिकॉज के हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द आर्मी कोई आदमी है, डजंट मीन की औरतें सब्जुगेटेड हैं, ठीक है ना। अब देखिए रिमार्केबल सोशल इक्वालिटी, और ये किसी सोसाइटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो यहां मिलता है वो ये ना कि जो सीधा होता है उसी को लोग ज्यादा परेशान करते हैं, तो जो सब कुछ सही करता है ना उसी को लोग ज्यादा कमियां ढूंढ रहे होते हैं। तो हम लोग अपने में कमियां ढूंढ रहे होते हैं, जो कि और कहीं देखिए दुनिया के किसी हिस्से में देखिए औरतों को सिर्फ सब्जुगेट किया गया, हमारे यहाँ औरतें आदमियों से बढ़ के रही हैं, ठीक है। देखिए अब लेटर हिस्टोरिकल पीरियड जैसे बहुत बाद की बात करते हैं, तो ऋग्वैदिक पीरियड में औरतें जो थी उनके पास कहीं इक्वालिटी कहीं ज्यादा मात्रा में हुआ करती थी, एंजॉयड इक्वल स्टेटस इन हाई अमाउंट, ठीक है ना, अलोंगसाइड ऑफ मैन, ठीक है ना। जैसे कि पॉलिटिकल एरियाज की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये सभा और समिति की बात जब होती है ना, तो ये समिति में नहीं आती थी, लेकिन सभा में जो एल्डर मेंबर्स, जो बूढ़ी वृद्ध औरतें होती थी उनको एंट्री होती थी। साथ में विदत यानी जब युद्ध होता था तो युद्ध के बाद होने वाली असेंबली, जिसको कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि लूट मार की असेंबली थी, ऐसा नहीं था। वहां पे युद्ध में होने वाली खर्चे कितने लगे, कितना पैसा हमें मिला है, कितना हम लेके आए हैं, क्या गलतियां हुई हैं, क्या सुधार हो सकते हैं, उसके बारे में असेंबली होती थी विदत, जिसको हम बोलते हैं रिव्यू कमेटी, जिसको बोल सकते हैं। तो रिव्यू कमेटी होती थी ये, यहाँ पे औरतें बाकायदा पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी रिचुअल प्रैक्टिसेस, और पहली बात औरतों की जहां तक बात की जाए तो अथर्ववेद में खुद ही कहा जा रहा है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति। तो उनको पुत्र भी तो बोल सकते थे ना कि पुत्र हैं 2 उनके, सभा और समिति, लेकिन 2 पुत्रियां ही बोली गई उनकी। दूसरी चीज, अगर रिचुअल्स की बात करूं मैं, ठीक है ना, अगर रिचुअल्स की बात करूं तो यहां पे ज्यादातर रिचुअल सेरेमनीज में औरतें हिस्सा लेती थी, ठीक है ना, जैसे कि यज्ञ करती थी ये, ठीक है ना, आपने साथ में जो मेल काउंटर पार्ट, जो मेल मेंबर्स होते उनके साथ यज्ञ करती थी। इंटेलेक्चुअल डिबेट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये जब वेदों के जो तर्क होते थे, तर्क वितर्क होते थे, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें कि बहुत फेमस एग्जाम्पल मिलता है हमें कि जो हमारी सेज थी गार्गी का जो उनके साथ क्या नाम है, गार्गी का जो, अरे ऋषि का नाम देखिए मुझे नहीं याद आ रहा है, याज्ञवल्क्य के साथ उनका जो बहुत बड़ा संवाद रहा है, जो बहुत फेमस संवाद रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऋषि जो औरतें हैं वो ऋषि बन जाती है, जैसे कि अभी हम लोग जनेऊ पहनते हैं, जो सैक्रेड थ्रेड जिसको बोल सकते हैं, ये जनेऊ होता है, तो इसको उस टाइम पे औरतें पहन रही हैं, और उनको जो पुरुष हैं उनको द्विज बोलते हैं, और वो सिर्फ किसी कास्ट या क्रीड से नहीं, सब हर एक वर्ण के लोग पहन रहे हैं, क्योंकि वेदों में या वेदांगों में इनके बारे में वर्णन है कि कौन कितना बड़ा पहन रहा है, ठीक है ना। तो हर एक वर्ण का बंदा द्विज हो रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उज्जते, कि जन्म से हर कोई शूद्र है, कर्म से वो द्विज बन रहा है। तो कोई ब्राह्मण घर में अगर कोई पुत्र पैदा हो रहा है, उसके कर्म द्विज वाले नहीं है, तो द्विज नहीं बन सकता बाई बर्थ, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो ये चीज हो गई। तो यहां पे अब कुछ ऋषियां जैसे अपाला हो गई, विश्ववरा हो गई, गार्गी हो गई, और कुछ पोएट्स जो हैं जो कंपोज कर रहे हैं वेदों को, उनमें है घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है। तो ये कुछ पोएट्स हैं। उसके बाद यहां हमने औरतों की कंडीशन देख ली, कितनी अच्छी कंडीशन है। देन हाउ कैन वी से कि इस टाइम पे वो क्या बोलते हैं, औरतों की कंडीशन सब्जुगेटेड है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम इनके डाइट्स की, कि खाना क्या खा रहे हैं ये, ठीक है ना। ओके, नाउ जो ये खाना खा रहे हैं, लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स की बात करें, डाइटरी हैबिट्स जो इनकी हैं, ये डाइट में ज्यादातर जो है व्हीट खा रहे हैं, बार्ले, व्हीट मतलब गेहूं, जौ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है ना,
और गाय का दूध पी रहे हैं। गाय के दूध का बहुत, इसीलिए गाय बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में, क्योंकि गाय का दूध पिया जा रहा है और डेयरी प्रोडक्ट्स का घी हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मीट वॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि मीट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मीट जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। बहुत से लोग कहते हैं गाय को या घोड़ों को अश्वमेध यज्ञ के बाद काट के खा जाते थे, नहीं खाते थे। आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। वहां पे जब अश्वमेध यज्ञ भगवान महाराज दशरथ कर रहे हैं तो उन्होंने उसके पूरे एक एक स्टेप के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी गई है। जो घोड़ा था उसका लास्ट में दान कर दिया था। बलि मतलब होता दान देना, जो राजा को बलि दी जाती थी मतलब दान देना। तो वो घोड़े का दान हो रहा है रादर देन उनको मारने की जगह। तो इसको बहुत, अब जब रोमिला थापर जैसे लोग हिस्ट्री लिखेंगे जिनको संस्कृत का सा नहीं आता तो यही लिखेंगे कि बलि दी जा रही है। ठीक है ना, रोमिला थापर हो गए, आपके इरफान हबीब हो गए, इन्होंने खाली नाश किया हमारी हिस्ट्री का। ठीक है ना, इनको क्योंकि बहुत ही सैक्रेड मानते थे। अब आते हैं लेजर एंड रिक्रिएशन पे कि ये लोग खाली समय में करते क्या थे। तो ये इस टाइम पे चैरिट मतलब रथों की रेसिंग करते थे, रथ दौड़ाते थे। ठीक है ना, घुड़सवारी करते थे, गाना सुनते थे, नृत्य गायन ये सब ये पूरा करते थे अच्छे से। ठीक है ना। अब इनिशियल सोशल डिविजन की बात करें अगर हम कि कैसे इनके अंदर जो सामाजिक वर्गीकरण था वो किन रूपों में था। ठीक है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि जो इनिशियल डिवीजन, जो अर्ली डिविजन हो रही है सोसाइटी में, ठीक है ना, वो अगर हम बात करें वो शरीर के रंग के आधार पे हो रही हैं। जैसे ऐसा माना जाता है जो 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 वेदों में नहीं लिखा गया है। वर्ण ऐसा कहा गया, वर्ण मतलब रंग होता है, लेकिन वर्ण तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। वर्ण मतलब श्रेणी भी होती है, वर्ण मतलब संस्कृत के हिसाब से श्रेणी भी होती है। तो हमें ना वही है ना कि हिस्ट्री पढ़ने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले अगर संस्कृत ना जाने तो फिर सत्यानाशी होता है। तो एक लोग, कुछ लोग कहते हैं कि इनके रंग के हिसाब से, जैसे कि आर्य जो थे वो गोरे थे, दास और दासियुस जो थे वो सांवले थे। अब दास और दासियुस के बारे में समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। दास हुआ करते थे, दास बेसिकली वो लोग थे जो किन्हीं के घरों में कार्य करते थे और इनको साथ उठना बैठना, इन दोनों के साथ याद रखिएगा किसी का छुआछूत वाला सिस्टम नहीं था, उठना बैठना सब कुछ। पर दास वो थे जो घर के कार्य करते थे, दासियुस वो थे जो घर के बाहर के कार्य करते थे। वो दास और दासियुस में ये अंतर है। ठीक है ना, जो डिफिटेड एंड सब्जुगेटेड ये तो कहने वाली बात है। ठीक है ना, अब ये थ्री फोल्ड वर्ण सिस्टम में ये डेवलप हुआ, थ्री फोल्ड वर्ण सिस्टम में डेवलप हुआ। पहली चीज तो कि जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलता है, जो हम कहते हैं कि 10वें मंडल के 90वां सूक्त जो है ऋग्वेद का, वो है पुरुष सूक्त। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है कि एक मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासी द्वाहु राजन्यस्कृत उरुददद यद्वैश्य पद्यागुम शूद्रो अजायतः। तो ब्राह्मण जो निकले, जो ब्राह्मण जो वर्ण है, वर्ण पहली बात तो यहाँ पे बाई बर्थ डिसाइड नहीं हो रहा है, बाई ऑक्यूपेशन डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो जो ब्राह्मण है वो जो विराट पुरुष है जिससे सबका जन्म हुआ है, उसके ब्राह्मणों से मुख मासी, उसके मुख से जन्म हो रहा है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण जो होते हैं उसको पुरोहित बोला गया है। ठीक है ना, ब्राह्मणों से मुख मासी द्वाहु राजन्यस्कृत, बाहुओं से जन्म हो रहा है राजा का, यानी जो क्षत्रिय हैं वो बाहु से निकल रहे हैं। ठीक है ना, बाहु राजन्यस्कृत उरु ददत यद वैश्य, जो जंघा है, जो थाइज है, वहां से वैश्य निकल रहे हैं। उरु ददत यद वैश्य पद्यागम शूद्रो अजायतः। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। ठीक है ना, अब इस टाइम पे जैसे मैंने बोला कि इस टाइम जो सोशल डिवीजन था वो रिजिड नहीं हुआ करता था, वो स्ट्रिक्ट नहीं था, वो बेस था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से ये जन्म होगा। अब जैसे मैंने बोला ना, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा उच्यते, कि जन्म से हर कोई शूद्र है, कर्म से वो द्विज की श्रेणी को प्राप्त करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही जैसे आज के डेट में आप अच्छे नंबर ना लेके आओ एग्जाम्स में, फिर आप कोई ऐसा मीनियल वर्क कर रहे हो, रादर यही मतलब कि कोई भी काम छोटा है बड़ा होता है, लेकिन जो सोसाइटी जिनको बोलती है मीनियल वर्क्स, तो उनको आप कर रहे हो, फिर आप कल को आज के 500 साल बाद कोई किताब लिखे, आज के हिसाब से बोले कि यार उस टाइम तो बड़ा सब्जुगेशन था यार। अब वो देख नहीं रहा कि आप पढ़ लिख नहीं रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी जाके वहां पे ज्ञान दे रहा है। ठीक है ना, ओके। अब वही एग्जाम्पल पुरुष सूक्त की बात करें, 1090 में आता है पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। ठीक है ना, ये फोल्ड वर्ण सिस्टम की बात करता है, माउथ थाम्स जिसे मैंने बताया। ठीक है ना, अब इसका ये है कि ये रिजिड नहीं था। ठीक है ना, ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था rather than बर्थ बेस्ड होने की जगह। ठीक है ना,
अब इस टाइम पे क्या क्या लोग कार्य कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं इस टाइम, प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर, मतलब हम हर एंगल देखने ना, सोशल देखा हमने, पहले पॉलिटिकल देखा, फिर सोशल देखा, हम प्राइमरी देखा, अब हम इकोनॉमिक देख रहे हैं। इस टाइम ज्यादा क्या हो रहा है, कैटल रेयरिंग मतलब पशुपालन हो रहा है, जिसको हम कोर पिलर ऑफ इकोनॉमी, जिसके आसपास पूरी अर्थव्यवस्था घूम रही है, ठीक है ना। उसका फार्मिंग, खेती बाड़ी, यहाँ पे जौ को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे नहीं बोलते हैं कि जब अभी जो किसी का परवरिश हुई तो वो धन धान्य से तुम फलीभूत, धन मतलब क्या है, पैसा, धान्य मतलब क्या है, ये सब कुछ, अनाज, धान्य मतलब अनाज है, तो जौ को यव बोला गया उस टाइम पे, यव बोला गया है। और व्हीट यानी गेहूं की फसल उगाई जा रही है इस समय, ठीक है ना। उसके बाद क्राफ्ट की बात करें तो इस टाइम कारपेंट्री हो रही है, मैनुअल स्पिनिंग ऑफ वूल, ऊन की, ऑल्दो कॉटन हो रहा है, ऊन की भी मैनुअल स्पिनिंग की जा रही है, ठीक है ना। अब व्यापार की बात की जाए तो इस समय बार्टर सिस्टम मिलता है। बार्टर मतलब कि लेन देन, कि आपको मैंने आलू दिया, आपने मुझे सोना दिया, तो ये लेन देन चल रहा है, ठीक है ना, आलू सोने का हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। ऑल्दो, ठीक है, इतना हो गया। ओके। अब ऋग्वैदिक सोसाइटी में जो गाय थी उसको अघन्य बोला गया। अघन्य मतलब जिसको मारा नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पे रोमिला थापर एक चीज लिखते हैं, या फिर आर.एस. शर्मा एक चीज लिखते हैं कि गोघना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गोघना लिखते हैं। गोघना एक टर्म है जिसमें बोला जाएगा कि गायों को मार दिया जाता है। कब? जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अतिथि आता है, मतलब गायों की बलि दे दी जाती है। चलिए आज की सोसाइटी से इसकी बात करते हैं, आज की सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कोई इंपॉर्टेंट अतिथि, मान लीजिए आपके घर में जब दामाद आते होंगे घर के, मतलब आपके जो जीजा जी आते होंगे या फूफा जी आते होंगे, ऐसा कोई आता है, तो वो जब घर में आते हैं, जब वो जाते हैं ना, तो उनको कोई गिफ्ट दिया जाता है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, कोई गिफ्ट, घड़ी दे दिया, सोने की कुछ अच्छी चीज दे दी। तो इस टाइम पे अब देखिए अभी क्लियर हो जाएगा एकदम कि जो गोघना वाला कॉन्सेप्ट है कैसा है। जो इरफान हबीब, रोमिला थापर या आर.एस. शर्मा से लोग क्या कह रहे हैं, गायों की बलि दी जाती थी जब कोई विशिष्ट घर में आता था। अब मैं बताता हूँ, पहली बात तो बलि का मतलब होता है दान करना। बलि का मतलब होता है दान करना। बलि का मतलब गला काट दिया, बलि हो गई, ठीक है ना। तो पहली चीज दान करना, इसी समझिएगा। दूसरी चीज क्या है, जब कोई घर आता है आज के डेट में, हम उनको विशिष्ट कोई अतिथि आता है तो उसको हम कोई ना कोई प्रेजेंट देते हैं। उस टाइम पे जब कोई आया तो उस टाइम पे सबसे विशिष्ट चीज क्या है, इंसान के पास गाय है, तो वो गायों की बलि यानी गायों का दान कर रहे हैं उसको, इसको बोला गया गोघना, जिसको आज के समय में लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि गाय काटी जाती थी, पूरा सिस्टम, मतलब अगर गाय काटी तो फिर अघन्य क्यों बोला जा रहा है उनको, कि नहीं मार सकते उनको, ठीक है ना। अब की बात करते हैं, अब इसको क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक लेगेसी की। जो बहुत सारी जो शब्द हैं वो गाय से रिलेटेड हैं, जैसे कि गोमत, की जो बहुत ही धनी व्यक्ति है उसको गोमत बोलते हैं। दुहित्री, दोहित्री यानी डॉटर, जो गाय की जो बेटी है उसको बोला गया है दोहित्री, जो दूध दूहने वाली हो, ठीक है ना। गोघना, ठीक है ना, जिसको ये देखिए दिखा ना, मैंने बनाया इसको, कि जिसको ऑनर करते थे गाय के दूध से या फिर गाय को गिफ्ट करके, उसको गोघना बोलते थे, जिसको गाय से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद आते हैं वॉर्स एंड कैटल्स पे। जो ज्यादातर लड़ाइयां जो हुई है ना, वो पास्चर्स और काऊ के ऊपर, गायों के ऊपर हुई है। जैसे कि गविष्ठी, गविष्ठी मतलब वॉर, जिसका मतलब गायों की खोज में होने वाला युद्ध। गोशु, गोजित या गोविद, ठीक है ना, ये दिखाता है कि जो लड़ाइयों में जो जीत हासिल हो रही है। टर्म डिस्क्राइबिंग विक्ट्रीज इन बैटल्स, विक्ट्रीज ऑफ बैटल्स फॉट स्पेसिफिक कैप्चरिंग हर्ड्स, जो गायों की को पकड़ने के लिए ये युद्ध लड़े जा रहे हैं। दूसरा क्या, इमरजेंस ऑफ करेंसी, ठीक है ना, करेंसी। अब देखिए पहली चीज तो यहां बोल रहे हैं बार्टर सिस्टम, लेकिन बार्टर सिस्टम भी यहां डिबेटेबल है। कैसे डिबेटेबल है? क्योंकि हमें बहुत जगहों पे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि निशक या हिरण्य पिंड, हिरण्य मतलब सोना होता है, पिंड मतलब सोने का टुकड़ा, धातु, तो ये दिखाता है कि इस समय सोने के सिक्कों का आदान प्रदान या सोने की वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऋग्वेदिक जो रिलीजन है इस समय, ये डिवाइन कैसे है, मतलब इसको आप धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि हमने और एस्पेक्ट्स देख लिए, अब धर्म देखना है हमें। इसमें देखिए कि ये कॉस्मिक यानी जो प्राकृतिक फोर्सेस हैं उनके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। जी, जैसे ये डायरेक्ट वर्शिप, डायरेक्ट पूजा कर रहे हैं किसकी, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनकी ये डायरेक्टली पूजा कर रहे हैं। जैसे कि पहली कौन है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। तो ये अलग अलग, पृथ्वी मतलब अर्थ हो गया, धरती, फायर, वायु मतलब और वरुण देवता जो है वो बारिश के देवता हैं, और इंद्र देव जो है
वो थंडर एंड स्टॉर्म के हैं। जैसे अभी भी हम लोग हैं, तो हम लोग जब बारिश होती है, जब बरसात आती है, तो श्रावण मास जब आता है ना, तो हम सब जानते हैं अभी कुछ दिन बाद देवशयनी एकादशी आने वाली, जब भगवान विष्णु, ऐसा मानते हैं भगवान विष्णु धरती का पालन पोषण कर रहे हैं, और वो देवशयनी एकादशी को सो जाते हैं, फिर वो उठते हैं नवंबर वगैरह में जाके, कार्तिक के टाइम पे उठते हैं वो। तो इस बीच का जो जो चतुर्मासा होता है, इसको चतुर्मासा जब बारिश हो रही होती है, तो इस बीच का जो कार्यभार है ना पृथ्वी का, ये रिटन एविडेंस बता रहा हूँ, ये लिखा गया है पुराणों में जगह जगह लिखा गया है कि इस बीच का जो कार्यभार है ना, इसको देवराज इंद्र देखते हैं, क्योंकि उनको उपेंद्र बोला गया है, उन्होंने उपेंद्र टाइटल दिया था भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई कहे गए हैं वो, इसलिए इस बीच का जो कार्यभार है ना, उनको उपहार स्वरूप में भगवान विष्णु ने उनको दिया हुआ है कि इस समय जो 4 महीने होंगे वो तुम देखोगे। इसीलिए इस समय देखिए वर्षा आती है और धरती पे भगवान इंद्र का शासन होता है। तो हम लोग ना जब बारिश का ऋतु चलता है, हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं, जिससे भगवान और बारिश करें और धरती को खुश रखें। ठीक है ना, इसमें बात करते हैं, जैसे नोट्स की कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं। तो 1500 to 1000 BC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी टेम्पल स्ट्रक्चर या किसी मूर्ति पूजा का हमें साक्ष्य नहीं मिल रहा है, किसी मूर्ति पूजा या टेम्पल स्ट्रक्चर का नहीं। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको, जब मैं रामायण पढ़ रहा था, स्टडिंग रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं या भगवान श्री राम जब यहाँ अयोध्या में, मुझे कहीं पे भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, कहीं पे भी मंदिर का एक भी वर्णन नहीं मिलता वाल्मीकि रामायण में कि मंदिर है कहीं पे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे लोग डायरेक्टली नेचर वर्शिप कर रहे हैं, डायरेक्टली भगवान की पूजा कर रहे हैं इस समय पे। अब इंद्रदेव की बात करते हैं। इंद्रदेव सबसे मेन डेटी है कहां पे, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो सूक्तियां हैं, जो सबसे ज्यादा सूक्त हैं, वो इंद्रदेव के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, सबसे सुप्रीम डेटी माने गए हैं, जरूरी नहीं कि ज्यादा बार कहे गए सबसे बड़े देवता हो गए, लेकिन इनको सबसे, क्योंकि भाई पृथ्वी ये देवताओं के राजा हैं। ठीक है ना, ऑल्दो प्रधानमंत्री मोदी जी कितने ही पावरफुल हैं, लेकिन सबसे बड़े लीडर कह सकते हैं, सबसे पावरफुल, लेकिन फिर भी देश का मुख्य प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है ना। तो त्रिदेव जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, भले कुछ भी, लेकिन उन्होंने उस जो हेड का पद है उस पर बिठा किसको रखा है, देवराज इंद्र को बिठा रखा है। तो इसीलिए इस ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो हिम्स, जो सबसे ज्यादा सूक्त कहे गए, इन्हीं के लिए कहे गए। इनको हम युद्ध का देवता बोलते हैं और इनको वर्षा का देवता, जैसे हम जब हमारे यहाँ अभी जैसे श्रावण मास आ रहा है, श्रावण मास में सबके यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चलता है, उसमें जो जिसका पाठ करते हैं उसको हम बोलते हैं रुद्राष्टाध्यायी। तो रुद्राष्टाध्यायी में जो पहला है वो गणेश भगवान को डिनोट किया गया है, जो दूसरा है वो विष्णु भगवान को है जो पुरुष सूक्त है, तीसरा जो है वो देवराज इंद्र को डिनोट किया गया है। क्योंकि श्रावण मास में होता है, तो श्रावण मास में जो काल है वो इंद्र का काल चल रहा है, भगवान इंद्र का है। तो उसमें इनको जो वो थर्ड हिम्न है ना, वो बेसिकली लड़ाई की, युद्ध की बात कर रहा है कि हमें विजयी बनाइए भगवान। तो ये युद्ध के देवता है, साथ में वर्षा के देवता हैं। ठीक है ना, जैसे कि ज़्यूस, ग्रीक, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि ज़्यूस हमारे सिविलाइजेशन और ग्रीक सिविलाइजेशन में बहुत सिमिलरिटीज हैं। तो ग्रीक सिविलाइजेशन जैसे ज़्यूस है, वैसे यहाँ पे इंद्र हैं। ठीक है ना, लगभग पूरे ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त जो हैं वो अकेले डिनोटेड हैं इनको, और इनको वहां पे कहा गया पुरंदर, यानी जो फोर्ट्स, जो पुरों का हनन करने वाले हैं, उनको कहा गया पुरंदर। हाँ, अब देखिए, अब ये कंक्लूड करने वाले हैं, एक लास्ट पार्ट है हमारा कि इसमें और देवता इंद्रदेव के अलावा और कौन कौन से देवता हैं जिनके बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है ना, तो सबसे जो वैदिक देवता है, जो हिंदू सनातन धर्म है, उसमें 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता हैं, 33 गॉड्स हैं। ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर, जो जिनको मतलब विभिन्न प्रकृति के विभिन्न अंगों से डिराइव किया गया, प्रकृति के विभिन्न, जैसे टेरेस्ट्रियल, जमीन बोलते हैं, भू भुआ स्व, तीनों अंग हैं। भू मतलब जमीन, भुआ मतलब जो बीच का पार्ट है, स्व मतलब स्वर्गलोक। इनके उस पे इनको तीनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, पहले अग्नि, इंद्र देव के बाद सबसे पहली जो हमारी जो इनफैक्ट जो ऋग्वेद जो शुरू होता है उसकी जो पहली लाइन ही है वो है ओम अग्निमीडे पुरोहितम होता यज्ञस्थ देव मृत्युजम होता रत्नम दधात्मम। तो वो अग्निदेव को ही डिनोट की गई है। तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, जिनके लिए सब लगभग 200 सूक्त कहे गए हैं। ठीक है ना, ये इनको इंटरमीडियरी माना गया है कि जैसे हमें अब फॉर एग्जांपल मुझे आप लेट कोई मान लीजिए सामने बैठा हुआ है, ये कहीं और रहते हैं, बनारस रहते हैं, अब मुझे इन तक कोई पत्र पहुंचाना है, तो मैं बीच में एक इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करूंगा ना, डाकिया होगा वो जाएगा, डाक व्यवस्था होगी वो जाएगी लेके। तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं अग्निदेव। तो ये बीच में इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं कि बीच में ये कि ये मनुष्यों और देवताओं के बीच के जो लिंक है उसको क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं ना, अब भी देखिए विमेन का इंपॉर्टेंस कितना है।
जब हम यज्ञ करते हैं या कोई हवन करते हैं तो नहीं बोलते स्वाहा स्वाहा। जो स्वाहा है ये इनकी पत्नी है, तो अपनी पत्नी का नाम लेने, अपनी पत्नी के नाम पे ये हविष्य ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंडियन जो हमारा जो हिस्ट्री है इसमें औरतों की इंपॉर्टेंस कितनी रही है हमें यहां जानने को मिलता है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर रिलीजन रादर देन क्रिटिसाइजिंग, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। ठीक है, इनके लिए यज्ञ किए जाते हैं जिसको ये यहां से स्वर्ग यानी स्वलोक तक लेके जाते हैं, भू भुआ स्व। ठीक है ना। दूसरे कौन है, वरुण एंड अदर्स। वरुण देव जो हैं इनको माना गया कि धरती में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो धरती पे पूरा कानून है, जो व्यवस्था है धरती की, उसको ये मेंटेन करके रखते हैं, पूरी व्यवस्था को मेंटेन करके रखते हैं। और इन्हें वर्षा का, वृष्टि का देवता भी कहा गया वरुण को। ठीक है ना। दूसरे हैं पूषाण देव। पूषाण जो हैं इनको सड़कों का देवता कहा गया है, मतलब इनको बेसिकली हर्ड, मतलब जो चरवाहे हैं उनका देवता कहा गया है। और जो चारागाह या जो गायें हैं, जो जानवर हैं, उनका देवता कहा गया है। पूषाण देव के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि पूषाण देव के दांत उखाड़े थे किसने, पता है आपको? पूषाण देव के दांत उखाड़े थे भगवान शिव ने। क्यों उखाड़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो होता क्या है कि आपको पता है सती देवी जो थी, सती देवी अग्नि में कूद के अपने आप को ध्वस्त कर लिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि महाराजा दक्ष ने उनको बुलाया नहीं था यज्ञ में। और जब यज्ञ में जाती हैं तो वहां पे भगवान शंभू का बहुत ही अनादर होता है, जिसे देख के उनके लिए कोई सीट नहीं बनाई गई थी, कोई स्थान नहीं होता है। तो उसको देख के वो बड़ी विशुद्ध होती हैं। और वो ऑल्दो भगवान मना कर रहे होते हैं कि मत जाइए, बुलाया नहीं गया, मत जाइए, लेकिन फिर भी वो अग्नि में कूद जाती है। तो हुआ क्या रहता है, इसके पहले एक बार एक मीटिंग हुई होती है मेरु पर्वत पर। तो मेरु पर्वत पर क्या होता है, जब भगवान शंकर की दक्ष बुराई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो ये पूषाण होते हैं ना, ये दांत दिखा के हंस रहे होते हैं। तो जब वीरभद्र आते हैं, सती माता सती के आग में कूद जाने के बाद जो वीरभद्र आते हैं, तो वीरभद्र इनके दांत ही उखाड़ते हैं पूषाण देव के। तो पूषाण देव वो हैं। ठीक है ना। फिर विष्णु भगवान जो हैं उस टाइम पे इनको माइनर डेटी नहीं बोलते। बहुत जगह कहते हैं कि माइनर डेटी थे वैदिक काल में, लेकिन माइनर डेटी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका वर्णन उस जगहों में उन चीजों में कम आया है। मतलब इसका मतलब नहीं कि कोई छोटे देवता हैं, ये विश्व के पालनहार हैं, इनको ऐसे ही देखना चाहिए हमें। फिर सोलर एंड फेमिनाइन जो सौर देवता हैं और जो वैसी हैं, तो इसमें सबसे पहले आती है सावित्री। सावित्री पहले सूर्य का ही जो अंश है, जो सूर्य का बाहरी एरिया जिसको हम बोलते हैं, सूर्य की एनर्जी वाला पार्ट है, उसको हम सवित्र बोलते हैं ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम, सवित्र जो सविता है, सवित्र जो एनर्जी है उनकी, उसको नमस्कार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। जिसके ऊपर गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ठीक है ना। दूसरे हैं सूर्य, सूर्य है। और जो फीमेल डेटीज, जो इसमें फीमेल डेटीज हैं, उनके बारे में कहा कि जो अदिति हैं, उषा हैं, सावित्री हैं। ठीक है ना। और अरण्यानी हैं। ये कुछ फीमेल डेटीज हैं जो यहाँ पे इसमें नाम उनके लिए गए हैं। तो ये हमारा वैदिक काल था। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में लेटर वैदिक पीरियड को खत्म करेंगे, और वैदिक पीरियड में कुछ अगर छोटे मोटे इंफॉर्मेशन बची होंगे तो विल कंटिन्यू इन द